हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं मुगल काल का। इसी क्रम में अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मुगल कालीन अर्थव्यवस्था की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल काल की सैन्य और मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं मुगल काल की सैन्य और मनसबदारी व्यवस्था को। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मुगल काल की सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो मुगल काल की सेना की बात करें तो वो निम्नलिखित विभागों में बटी हुई थी। सबसे पहले उसमें थी पैदल सेना। पैदल सेना की बात करें तो मुगल काल में पैदल सेना को अहशाम यानी कि जो सैनिक युद्ध में भाग लेते थे उन्हें अहशाम कहा जाता था। इसके अलावा सेहबंदी सैनिक भी होते थे जो कि माल गुजारी वसूल करने वाले सैनिक थे। इस प्रकार जो पैदल सेना थी वो इन दो भागों में बटी हुई थी। इसके बाद थे घुड़सवार। इस महत्वपूर्ण विभाग के 6 उपवर्ग थे जिनका विवरण अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में दिया है। इसके बाद थे तोपची और बंदूकची। तो तोपखाना विभाग मुगल सेना का सर्वश्रेष्ठ विभाग था। आप जानते हैं कि शुरुआत में जब बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की तो वो तोपों के और बंदूकों की वजह से ही भारत में सफल हो पाया था। तो जो ये विभाग था वो मुगल सेना का सर्वश्रेष्ठ विभाग था। इसमें जो बंदूक चलाने वाले सैनिक थे वो भी होते थे, इसके अलावा तोपची भी होते थे। इसके अलावा बात करें हस्ती सेना की तो हस्ती सेना की नियुक्ति शत्रु पर आक्रमण करने और रक्षा क्षेत्र में सर्वेक्षण के लिए की जाती थी। हस्ती सेना की 7 श्रेणियां थी, यानी कि ये 7 भागों में डिवाइड थी। इसमें से प्रत्येक को दगवाया जाता था, यानी कि दाग दिया जाता था जिससे कि इनकी पहचान हो सके। इसके बाद बात करते हैं नौसेना की। नौसेना की अगर बात करें तो मुगल जो नौसेना थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, यानी कि जो नौसेना विभाग था उसका जो विकास था वो नाम मात्र का ही हुआ था। वह सिर्फ नदियों में चलाने योग्य नौकाएं और लचर किस्म के युद्धपोतों तक ही सीमित था, यानी कि जो नौसेना थी वो मुगलों की बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। जो नौसेना का प्रमुख होता था उसे मीर बहरी कहते थे और जो कि क्या था, इस सेना का प्रधान होता था। आगे बात करते हैं जो इसकी प्रसिद्ध व्यवस्था है उसके बारे में, जो कि है मनसबदारी व्यवस्था या मनसबदारी प्रथा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनसब होता क्या है। तो मनसब एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद, यानी कि उसका अर्थ पद से लिया जाता है कि जैसे एक रैंक या पद होता है उसी हिसाब से। अकबर के शासनकाल में वे व्यक्ति जो शाही सेना में उपस्थित होते थे यानी कि अपनी सेवा देते थे उनको सम्राट की ओर से एक पद दिया जाता था, उसे ही मनसब कहा जाता था। और जो इन पदों के प्राप्तकर्ता थे यानी कि जिनको ये पद दिया जाता था उनको मनसबदार कहा जाता था। तो ये तो हो गए मनसबदार की मनसबदार कहते किसे थे। अब बात करते हैं कि मनसब जो शब्द था वो किन रूपों को दर्शाता, यानी कि मनसब में क्या चीजें शामिल थी। तो आधिकारिक पदानुक्रम में इसके धारक यानी कि मनसबदार की स्थिति, यानी कि वो किस रैंक पे है उसकी सेना में, इसके अलावा उसको कितना वेतन दिया जाएगा वो, इसके अलावा उसके पास यानी कि जो मनसबदार है उसके पास जो घोड़े और जो भी युद्ध के उपकरण हैं उनको किस लिमिट में उसको अपने पास रखना है, उसको बनाए रखने का कर्तव्य जो था वो भी इसमें शामिल होता था। यानी कि उसे जो युद्ध में यूज होने वाले सामान हैं तो वो कितने रखने हैं, किस मात्रा में रखने हैं, तो वो भी इसी से तय होता था। मनसबदारी व्यवस्था एक तुर्क मंगोल व्यवस्था थी जिसको तुर्कों ने यानी कि मंगोल जो थे उन्होंने शुरू किया था। चंगेज खां इसे स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था, यानी कि क्योंकि ये मंगोल था तो चंगेज खां इसे स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था। उसने अपनी सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित किया था, क्योंकि मनसबदारी प्रथा मंगोल सरदार चंगेज खां के द्वारा प्रतिपादित दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। उस समय सेना को संगठित करने की जो आम प्रवृत्ति थी, यानी कि अन्य जो महाराजा या जो अन्य विश्व के और लोग थे वो अपनी सेना को सैकड़ा या फिर जिसे युजबुशी या फिर हजारा के समूह में विभाजित करते थे, यानी कि ये उस टाइम की आम प्रणाली थी सेना को विभाजित करने की। लेकिन जो मंगोल सरदार चंगेज खां था उसने अपनी सेना को दशमलव प्रणाली पर संगठित किया। मनसबदारों के जो रैंक थे वो कुल 66 होते थे, यानी कि 66 भागों में 66 जो वर्ग थे वो इनके डिवाइड किए हुए थे, जिनमें 10 घुड़सवारों के कमांडर से लेकर 10,000 घुड़सवारों के कमांडर तक शामिल होते थे। यानी कि इन 66 रैंक के अंतर्गत सबसे जो निचला रैंक था वो 10 घुड़सवारों का होता था और जो सबसे ऊपरी रैंक था वो 10,000
घुड़सवारों का होता था, बाकी जो रैंक थे वो इसके बीच में आते थे। मुगल प्रशासन में अगर बात करें तो सर्वप्रथम अकबर ने यह प्रथा 1571 ईस्वी में आरंभ की थी। मनसबदारों को आमतौर पर मीरबख्शी के सुझावों के आधार पर नियुक्त किया जाता था, लेकिन जो बादशाह था वो मनसबदार की नियुक्ति पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होता था, यानी कि वो अपनी इच्छा से किसी को भी मनसबदार नियुक्त कर सकता था। मुगल प्रशासन में मनसबदारों के कुल 66 रैंक में से केवल 33 का ही उपयोग किया जाता था। अभी हमने ऊपर देखा कि जो इसमें रैंक होते थे वो कुल 66 होते थे, लेकिन मुगल काल में जो मनसबदारी व्यवस्था इस्तेमाल की गई उसमें कुल 33 रैंक का ही इस्तेमाल किया गया। प्रारंभ में यानी कि जब शुरुआत में इस प्रणाली को लागू किया गया तो अकबर के शासनकाल में जो अधिकतम ग्रेड था वो 10,000 था, वो 5,000 था। बाद में इसमें बढ़ोतरी की गई और अब सबसे निचले मनसबदार के पास 10 सैनिक तथा जो सबसे बड़ा मनसबदार होता था उसके पास 10,000 सैनिक होते थे। यानी कि आप जानते हैं कि 10 से लेकर 10,000 तक के बीच की ये प्रणाली थी, तो बाद में इसमें बढ़ोतरी करके इसको 10,000 कर दिया गया था। अब बात करें 5,000 से ऊपर और जो 7,000 तक के मनसब थे वो केवल शाही रक्त के लोगों को ही दिए जाते थे। बाद में मिर्जा अजीज कोका और राजा जो मानसिंह थे उनको वैवाहिक संबंधों के माध्यम से ये उच्च मनसब दिए गए थे, क्योंकि वैवाहिक संबंधों की वजह से वो मुगल जो खानदान था उसमें शामिल हो गए थे। इसके अलावा केवल शाही परिवार के जो राजकुमार थे या फिर जो शक्तिशाली राजपूत शासक होते थे उनको ही 10,000 का मनसब दिया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था परिवारों से होकर नहीं गुजरती थी, अर्थात मनसबदार का जो पद था वो वंशानुगत नहीं होता था, यानी कि मनसबदार के बाद उसका पुत्र मनसबदार नहीं बनता था, बल्कि ये योग्यता पर आधारित था। मनसबदार की मृत्यु या फिर उसको बर्खास्त करने पर उसका जो पद था वो समाप्त हो जाता था। इसके अलावा उनके पद, वेतन तथा शाही दरबार में उनके स्थानों का पता उनके मनसब के द्वारा ही लगाया जाता था। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि जो मराठा थे जिस समय शिवाजी को औरंगजेब अपने दरबार में बुलाता है तो उनको भी मनसब दिया गया था, लेकिन उन्हें 5,000 की जो मनसब की लाइन थी उसमें खड़ा कर दिया गया था, जो कि शिवाजी को अपना अपमान लगा, क्योंकि जो लोगों के स्थान या फिर जो उनकी रैंक थी उसका पता जो मनसब द्वारा ही लगाया जाता था, तो उससे उनको अपना अपमान फील हुआ और उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया था। बाद में उनको गिरफ्तार किया गया और वो सारी स्टोरी हम पहले देख चुके हैं। इसका उपयोग मुगल सरकारी अधिकारियों और सैन्य जनरलों के पद और स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता था। अकबर ने योग्यता या फिर राज्य की सेवा के आधार पर सैन्य और नागरिक अधिकारियों को मनसब प्रदान किए थे। यानी ऐसा नहीं था कि सिर्फ सेना से संबंधित लोगों को ही मनसब दिया जाता था। जो नागरिक अधिकारी होते थे यानी कि नगर से संबंधित जो समस्याएं होती थी उनसे संबंधित जो अधिकारी होते थे उनको भी मनसब दिया जाता था, यानी कि वो भी मनसबदार ही होते थे। इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित जो अधिकारी होते थे उनको मनसब व्यवस्था से पृथक रखा गया था, यानी कि जो न्यायिक व्यवस्था थी या जो न्याय विभाग से संबंधित जो अधिकारी थे वो मनसबदार नहीं थे, यानी कि उनको मनसब नहीं दिए जाते थे। तो सिर्फ न्याय विभाग ही ऐसा था जो उसकी मनसबदारी प्रथा से बाहर था। सैन्य मनसबदार एक निश्चित संख्या में घोड़ों और घुड़सवारों को बनाए रखने के प्रभारी थे, यानी कि जो सैन्य मनसबदार थे उनको अपनी रैंक के अनुसार निश्चित संख्या में घोड़े और उन पर सवारी करने वाले यानी कि जो सैनिक या घुड़सवार होते थे उनको बनाए रखना होता था। एक मनसबदार को कोई भी नागरिक या सैन्य सेवा प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती थी, यानी कि जो कोई भी मनसबदार था वो कभी भी नागरिक सेवा और या फिर जो सैन्य सेवा थी दोनों को ही प्रदान करता था, यानी कि किसी भी टाइम उसको किसी भी सेवा में शिफ्ट किया जा सकता था। मनसबदार अपना वेतन बादशाह से प्राप्त करते थे और अपने सैनिकों में बांट देते थे, यानी कि उनके सैनिकों का जो वेतन था वो भी जो मनसबदार थे उन्हें ही मिलता था। इसके जरिए क्या हुआ, जो सैनिक थे यानी कि जैसे मनसबदार की सेना में जो सैनिक होते थे क्योंकि उनका वेतन वगैरह सब मनसबदार देता था, तो इसकी वजह से जो सैनिक थे वो राजा की तुलना में यानी कि बादशाह की तुलना में जो मनसबदार थे उनके प्रति ही अधिक वफादार थे। जो कि ये जो सिस्टम था इससे आगे चल के मतलब जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन प्रारंभ हो गया, क्योंकि जो मनसबदार थे वो अपने अपने सैनिकों को लेकर अपने अपने अलग राज्य उन्होंने बना लिए थे। एक मनसबदार का वेतन कभी कभी नगद में दिया जाता था और कभी कभी मनसबदार की आय का अन्य स्रोत उनको प्रदान की गई जागीरें भी होती थी, यानी कि कभी तो नगद में वेतन दे दिया जाता था, कभी उनको कोई ऐसी जागीर प्रदान कर दी जाती थी जिससे उनका वेतन निकल जाए। मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन में सैनिकों का वेतन जोड़ दिया जाता था, कभी कभी उसे सैनिकों के वेतन के लिए जागीर भी दी जाती थी। जागीर स्वाभाविक रूप से हस्तांतरणीय यानी कि वंशानुगत नहीं थी, यानी कि उसका ट्रांसफर हो जाता था, यानी कि कोई सी भी जागीर कभी भी किसी भी मनसबदार को दी जा सकती थी।
इसके अलावा किसी भी मनसबदार को एक ही जागीर एक विस्तारित अवधि के लिए रखने की अनुमति नहीं थी, यानी एक लंबे समय तक कोई भी जागीर किसी मनसबदार को नहीं दी जाती थी। मानक जागीर हस्तांतरण प्रणाली से अलग एकमात्र जागीर वतन जागीर थी। अभी जैसे हमने देखा कि जो जागीरें थी वो वंशानुगत नहीं थी, यानी कि उनका ट्रांसफर होता रहता था, लेकिन इस ट्रांसफर प्रणाली से अलग एक जो जागीर थी वतन जागीर जिसे कहते थे, वो उसका ट्रांसफर नहीं होता था। तो वतन जागीरें दी किसको जाती थी? तो वतन जागीर आमतौर पर ऐसे जमींदारों के लिए स्वीकार्य थी जिनके पास मुगल साम्राज्य के विस्तार से पहले ही उनके वतन यानी कि घरेलू थे, यानी कि ऐसे जो जमींदार थे जो कि मुगल साम्राज्य के उस एरिया में विस्तार से पहले ही जो जमीनें थी या जो जागीरें थी वो उनके पास थी, तो उनको वो वतन जागीर दे दी जाती थी जिसको ट्रांसफर नहीं किया जाता था। वतन जागीर इसके अलावा कुछ राजपूत मनसबदारों को भी दी जाती थी, यानी कि जो राजपूत मुगल सेना में सम्मिलित हो जाते थे तो उनको भी जो वतन जागीरें थी वो प्रदान की जाती थी। अब मनसबदारों को उनकी जात और सवार रैंकों के अनुपात के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया था। सबसे पहले देख लेते हैं कि जात और सवार क्या थे। तो जात की बात करें तो जात एक ऐसी संख्या है जिससे मनसबदार के वर्ग या फिर रैंक का पता चलता था। इसके अलावा सवार की बात करें तो किसी एक वर्ग या की रैंक में विभिन्न वेतन क्रमों में से किसी एक का निरूपण करने के लिए उसे एक पृथक श्रेणी में रखा जाता था, जिसका निर्धारण उसकी सवार संख्या से होता था। मतलब जात क्या था कि उसकी एक पोस्ट थी कि मतलब इतने जात का मनसब है या इतने जात का, तो उससे क्या होता था, उसका एक रैंक निर्धारित होता था। अब उस रैंक के अनुसार उसको कितने सवार या कुछ भी जो संख्या उसको निर्धारित की जाती थी उसे सवार कहते थे। तो इस टाइप से 2 उसमें बटा था। इसके आधार पर इनकी 3 श्रेणियां थी, तो उनको देख लेते हैं। तो बात करें अगर सबसे पहली श्रेणी की, तो यदि जात या सवार की संख्या समान हो, जैसे कि अगर जात की संख्या और सवार की संख्या दोनों 4000 हो, तो वो जो मनसबदार था वो प्रथम श्रेणी का मनसबदार माना जाता था। इसके अलावा यदि उसके सवारों की जो संख्या थी वो जात की संख्या की आधी या फिर उससे अधिक होती थी, जैसे 4000 की जात है लेकिन सवार उसके पास 2500 है, यानी कि आधे से ज्यादा है, तो वह द्वितीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। इसके अलावा एक तृतीय श्रेणी होती थी जब यदि सवार की जो संख्या थी वो जात की संख्या से आधी या फिर उससे कम होती थी, जैसे जात की संख्या 4000 है और जो सवार की संख्या है उसकी आधी यानी कि 2000 से कम यानी कि 1500 सवार है, तो वो तृतीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। तो ये 3 श्रेणियां जात और सवार के आधार पर बटी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक नोट है कि केवल युद्ध या फिर विदेशी हस्तक्षेप जैसी गंभीर स्थितियों में ही सवार मनसब की संख्या से जात मनसब की संख्या अधिक हो सकती थी। मतलब अभी हमने देखा कि हमेशा जात मनसब की जो संख्या थी वो अधिक थी, सवार मनसब की नहीं थी, लेकिन कभी युद्ध है या फिर कोई विदेशी हमला हो रहा है, कुछ भी ऐसी स्थिति बन रही है, तो उसमें जो सवार मनसब की संख्या थी वो जात मनसब से अधिक हो सकती थी। तथा सवार में इस अतिरिक्त वृद्धि को मशरूत मनसब के रूप में जाना जाता था, यानी कि इसे मशरूत मनसब कहा जाता था। और आवश्यकता पूरी होने के बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता था, यानी कि जो ये सवार मनसब की संख्या बढ़ाई जाती थी, जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती थी तो उसे वापस पुरानी वाली जो पद्धति थी उस पे ही कर दिया जाता था। अब बात करते हैं मनसबदारों के पदानुक्रम के विवरण की। तो सबसे पहले उसमें अमीर थे। अमीर में 1000 या उससे कम रैंक वाले जो मनसबदार थे उनको अमीर कहा जाता था। जैसे हमने देखा कि 10 से लेकर 10,000 तक के मनसब थे, तो इसी में 1000 से कम वाले जो मनसबदार थे उनको अमीर कहा जाता था। इसके अलावा अमीर अल कबीर यानी कि जो महान अमीर थे वो अमीर अल करीब कमीर बे मनसबदार थे, जिनका स्थान 1000 से ऊपर लेकिन 5000 से नीचे था। उसके बाद थे अमीरों के अमीर, यानी कि 5000 से अधिक रैंक वाले जो मनसबदार थे उनको अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी। अब बात करते हैं इनकी मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो सबसे पहले हम अकबर के बाद जो बादशाह बना जहांगीर उसके बारे में देखें, तो जहांगीर के समय जो मनसबदारों की संख्या थी वो 12000 से बढ़कर 40000 तक कर दी गई थी। जहांगीर ने ही इसमें दुअस्पा और सिंहस्पा की पद्धति जो थी उसको लागू किया था। इसके बाद बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक विशिष्ट मनसबदार के अधिकार क्षेत्र में सवारों की संख्या को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया गया था। मतलब जो सवारों की संख्या निश्चित थी उससे उसको कम कर दिया गया था। मनसबदारों के भुगतान के लिए एक अनुसूची को मासिक आधार पर बदल दिया गया था, यानी कि अब जो उनकी सैलरी थी वो मासिक आधार पर दी जाने लगी थी। मुगल सम्राटों को अधीनस्थ राजाओं तथा मनसबदारों के द्वारा समय समय पर जो एक निश्चित राजस्व दिया जाता था उसको पेशकश कहा जाता था। जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो उसने आज्ञा दी कि जो नगद पेशकश है उसको नजर कहा जाए। आपने देखा होगा जो आधुनिक भारतीय इतिहास में हमने देखा कि जो अंग्रेज थे उन्होंने बादशाह को नजर लेने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो ये वही नजर है, यानी कि जो नगद पेशकश उनको दी जाती थी बादशाहों को, तो उसे नजर कहा जाता था। सम्राट द्वारा शहजादों को दिए गए उपहार को नियाज और अमीरों के उपहार को निसार कहा जाए, ऐसा आदेश दिया गया था।
मनसबदारी प्रणाली केवल एक मजबूत शासक के अधीन ही अच्छी तरह से काम कर सकती थी, जैसे कि अकबर के शासनकाल के दौरान उसने काम किया। और क्योंकि यह प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकृत रूप था, तो इसलिए जो बादशाह था उसका शक्तिशाली होना जरूरी था। बाद में जब दरबार की गुटबाजी में वृद्धि हुई और जागीरों की अनुपलब्धता के कारण जो ये व्यवस्था थी वो पूरी तरह से भ्रष्ट और अप्रभावी हो गई। यानी कि अकबर के बाद के जो बादशाह थे उनके काल में आते आते ये व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई, जिसकी वजह से यानी कि कहा जाता है कि जो मनसबदारी संकट था वो भी जो मुगल साम्राज्य था उसके पतन का एक कारण बना था। इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा कि मुगलों की सैन्य व्यवस्था कैसी थी और साथ ही साथ जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो क्या थी। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।